इन्हीं इन्हीं मुसलमान पुरुषों की वजह से हमें चुप कराया गया। ये तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं। भारत की सरकार ये एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है कि यहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए? इन्हीं मुसलमान पुरुषों की वजह से हमें चुप कराया गया। नमस्कार, मैं अमर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में और आज बहुत अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नाज़िया लाई खान मौजूद हैं। नाज़िया, जय हिंद, नमस्कार, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए अंबर। तबीयत बहुत अच्छी तो नहीं है, क्योंकि आपकी दिल्ली का जो बहुत सारा स्मोक मैं लेकर के आई हूँ, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे बाहर आ रहा है, अब ठीक हो रही हूँ। तो मच बेटर, पहले से तो मच बेटर हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि आप बहुत बीमार पड़ी थी। जी, मैं बहुत बीमार हूँ, अभी भी बहुत मैं हिम्मत के साथ बैठी हूँ। काफ़ी बीमार है, बहुत ज़्यादा फ़ीवर और ये सारी चीज़ें, ख़ैर। ये सब तो होता रहता है, लेकिन एक बड़ी खबर हमने परसों देखी वो आई कि स्विट्ज़रलैंड में फाइनली जो 2021 में इनिशिएटिव लिया गया था, एक रेफरेंडम हुआ था, उसके बाद अब बुर्का बैन हो गया है। लेकिन जब हम भारत में बुर्के की बात करते हैं, तो सबके चेहरों पे मुस्कान आ जाती है। तो स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में जब हम फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं, तो यहाँ पर लोगों के मुँह पे मुस्कान क्यों आ जाती है? देखिए, वो मुस्कान तो बहुत क्रूकेड होती है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ को-पैनलिस्ट होकर के बैठते हैं, जो बहुत अपने आप को कट्टरवाद बताने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को बहुत इस्लामिक बताने की कोशिश करते हैं और जब घड़ी का काँटा आप देखिएगा तो पता चलेगा कि असर या मगरिब की नमाज़ का समय हो रहा होता है, लेकिन वो स्टूडियो में मस्त चिल्ला-चिल्ली करके हमारे साथ डिबेट कर रहे होते हैं। और बुर्का मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ अंबर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्योंकि हम दोनों ने बहुत बारीकी से इस्लाम को समझा है, जाना है, तभी हम काउंटर कर पाते हैं। और किसी को भी काउंटर करने के लिए खुद की एजुकेशन को बहुत डीप डाउन जा कर के कंप्लीट करना पड़ता है और उसको उस पर बहुत सारी रिसर्च करके बैठना पड़ता है ताकि हम सामने वाले को गलत साबित करके रहें। और हम दोनों में ये नेचर है कि भई हमने जो अल कुरान में पढ़ा है, वो आप क्यों नहीं बता रहे हो? आप अपनी एक अलग से फैब्रिकेट स्टोरी, एक फ़ॉल्स स्टोरी क्यों स्प्रेड कर रहे हो? तो हम सबको पता है कि ना मुग़ल के ज़माने में कोई हिजाब और बुर्का और अबाया और नकाब हुआ करता था और ना ही अल कुरान में कहीं पर हिजाब, बुर्का, अबाया और ऐसी चीज़ों का कोई ज़िक्र है। अब आती है बात कि सभ्यता, संस्कार और संस्कृति जिस घर में सिखाई जाती है, वहाँ पर कोई भी रिवीलिंग कपड़े तो नहीं पहनता है। अब जैसे देखिए मैं कल ही बैठे-बैठे बहुत सारे स्कूल में जो फेयरवेल चल रहा है या विंटर से में स्कूल या कॉलेज बंद होने से पहले जो वहाँ का एनुअल फंक्शन होता है, वो सब चल रहा है। तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे देख रही थी, तो मेरे मन में अचानक से ख़्याल आया कि पहले लोग बार, पब, क्लब या डांस बार जाया करते थे और पैसे खर्च किया करते थे नाच-गाना देखने के लिए। अब तो आप किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल चले जाइए या कॉलेज चले जाइए, वहाँ पर लड़कियाँ ऐसे-ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहन कर के चोली के पीछे क्या है और कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ऐसे-ऐसे गानों पर इस तरीके से नाच रही हैं और डांस कर रही हैं कि जिसको हम मतलब अगर मेरी बेटी होती तो मैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। मैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि एक शिक्षा का मंदिर हम कहते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को और उस शिक्षा के मंदिर में टीचर्स के सामने जिसको हम अपना गुरु कहते हैं, जिसका मुकाम माँ-बाप से भी अफ़ज़ल होता है क्योंकि वो हमें शिक्षित करते हैं, वो हमें इतने काबिल बनाते हैं कि हम ज़िंदगी की सारी दुविधाओं से अपनी शिक्षा के बलबूते उसकी मज़बूती से हम लड़ लेते हैं, अपने आप को प्रखर बनाते हैं और वो वैसे टीचर्स के सामने, गुरु के सामने ऐसी अभद्रता डांस हो रही है, इसको तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कारी घर में रिवीलिंग कपड़े या संस्कारी घर में अभद्रता की चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, पर आप ज़बरदस्ती अगर थोपोगे, नहीं तुमको हिजाब पहनना है क्योंकि ये इस्लाम का पार्ट है, नहीं तुमको नकाब पहनना है क्योंकि ये इस्लाम का पार्ट है, तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इमाम रिज़वान साहब मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का रेप कर रहे थे कुरान पढ़ाते-पढ़ाते, तो मुझे लगता है कि इनको पाबंदी करनी चाहिए। इनको सिखाना चाहिए कि इस्लाम क्या है? इस्लाम में कितनी सारी बंदिशें हैं, इस्लाम में कितनी सारी चीज़ें हैं, जो हमारे इमाम, मुफ्ती, क्लेरिक, प्रीचर नहीं मान रहे हैं।
मदरसे में रेप कर दे रहे हैं, मस्जिद के अंदर रेप कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर कहीं पर मुस्लिम जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं, वो छोटी-छोटी बच्चियों को न्यूड वीडियोज़ दिखा करके उसको वर्बल मोलेस्ट कर रहे हैं। तो इनको समझने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 18 ऐसा देश है जहाँ पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है और अब स्विट्ज़रलैंड को भी बैन किया में भी बैन हो चुका है। अब आपने बिल्कुल सही कहा अंबर कि स्विट्ज़रलैंड हम हमेशा बहुत ही फास्ट, मॉडर्न और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से और बहुत ही शिक्षित हिसाब से, बहुत ही मॉडर्न हिसाब से हमने स्विट्ज़रलैंड को देखा है। तो वहाँ पर जिस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत सारे तथ्य दिखाए हैं, सिक्योरिटी का एक बहुत सारा उन्होंने रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए। तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं, हमारे भारत में भी हैं। फिर हमारे भारत की केंद्र की सरकार ये एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है कि यहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए। हम पाकिस्तान को कहते हैं पगलिस्तान है, कब्रिस्तान है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की लड़कियाँ तो बड़े मस्त एकदम बड़ी हॉट एंड चिक बन करके घूमती हैं। बड़ी मस्त घूमती हैं और उनको कोई क्रिटिसाइज़ भी नहीं करता है। पाकिस्तान की लड़कियों ने ही तो भगोड़े ज़ाकिर नायक को मुँह तोड़ जवाब दिया। हमने तो 2 डेकेड चुपचाप सहा है भई। इन्हीं इन्हीं मुसलमान पुरुषों की वजह से हमें चुप कराया गया और हम चुप भी हो गए और उसकी बेवकूफ़ी और बदतमीज़ी वाली बातों को भगोड़े ज़ाकिर नायक की बातों को एक्सेप्ट भी किया गया और बर्दाश्त भी किया गया। लेकिन पाकिस्तान की लड़कियाँ तो बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने तो मुँह तोड़ जवाब दे दिया, उन्होंने तो चप्पल-जूता उठा लिया, गाली-गलौच कर दिया इस भगोड़े ज़ाकिर नायक पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे केंद्र की सरकार को अपफ्रंट में आना चाहिए और हिजाब को परमानेंटली हमारे भारत से भी बैन करना चाहिए। क्योंकि ये क्या तरीका है भैया कि आप दुपट्टे से इस्लाम शुरू करोगे और खत्म करोगे, हिजाब से इस्लाम शुरू करोगे और खत्म करोगे। हमारी बॉडी देखने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपनी आँखें ठीक करो ना। हमारे ऊपर क्यों आप अत्याचार कर रहे हो? और हिजाबन और जिहादन तो हम गाए-बगाए मैं और अंबर आप देखते ही रहते हैं सबको। हमने मुस्कान को भी देखा, हमने मुस्कान की पूरी ग्रुप को भी देखा, हमने मुस्कान की पूरी आतंकी और टेररिज़्म अल-कायदा के पूरे टीम को भी यहाँ पर काम करते हुए देखा और अभी देखिए कि सर्वोच्च न्यायपालिका में जब डेट आता है, तो उसमें पास ओवर लेकर के एक लंबा डेट दोबारा ले लिया जाता है क्योंकि मुस्कान आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। वैसे मुस्कान एकदम आ जाती है जब आप हिजाब बुर्के को बैन करने की बात की जाए। लेकिन आसिया अगर हम बात करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट की, तो कर्नाटका हाई कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि हिजाब इज़ एसेंशियल टू इस्लाम और नॉट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कितनी सुनवाई चली बैक टू बैक इतनी लंबी और उसके बावजूद भी अब तक सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात साबित नहीं हो चुकी। लेकिन हम जिन मुल्कों की बात करते हैं, दर्जन भर से ज़्यादा मुल्क हैं जिसमें कई सारे इस्लामिक नेशंस भी हैं जिन्होंने हिजाब को, बुर्के को बैन किया हुआ है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड से पहले जो एग्ज़ाम्पल है रिसेंट वो तजाकिस्तान का है, जो कि मुस्लिम कंट्री है और उन्होंने ये हवाला देते हुए हेड स्कार्फ को, हिजाब को बैन किया कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है और हम ताजिक कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं और जो इस्लाम के साथ जो सुपरस्टिशंस अटैच हैं, उस पे भी हमें रोक लगानी है। तो जो हम भारतीय कल्चर की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, हम अगर 2-3 दशक पहले चले जाएँ तो हिजाब और बुर्के का ऐसा चलन भारत में नहीं होता था। तो भारत क्यों कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लेता कि भारतीय सभ्यता और कल्चर और भारतीय परिधान को बढ़ावा देने के लिए हम कोई इनिशिएटिव उठाएँ? देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट की जो आपने बात कही है और सर्वोच्च न्यायपालिका की जो आपने बात कही है, इस पर मैं एक और आपको केस के बारे में बताना चाहूँगी जिसका जजमेंट जो है 2019 में आया, फिर उसमें एक नाराज़गी पिटीशन डाला गया, तो फिर उसके बाद 2021 में फिर से उसका जजमेंट आया था। एक लड़की थी जिसका नाम अभी मैं भूल रही हूँ, पर वो जजमेंट की पूरी कॉपी मेरे पास है। वो उसने मस्जिद में जाकर के नमाज़ पढ़ने के लिए अनुमति ली थी सर्वोच्च न्यायपालिका से। और उसने कहा था कि मैं भी जा सकती हूँ मस्जिद में और मैं हमा मुस्लिम बेटियाँ भी जाकर के नमाज़ पढ़ सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये लिख करके दिया था। एक नोटिस एब्सोल्युटली। ड्राफ्ट में लिख करके इश्यू किया था कि भारत के सभी मस्जिदों में एक खास मखसूस जगह बनाई जाए जहाँ पर मुसलमान बेटियाँ ये भी जाकर सर्वराज जी, बिल्कुल। पढ़ अब आप सोचिए कि 2024 के ही रमज़ान में 2024 में जो हमारा ईद और रमज़ान हुआ, उसके दूसरे जुमे में मैं कोलकाता के शाही मस्जिद, टिप्पू सुल्तान मस्जिद में गई और वो जजमेंट की कॉपी अपने हाथ में लेकर गई थी।
उस जजमेंट की कॉपी मैं अपने हाथ में लेकर गई थी। सोचो 2021 के बाद 2024 में मैंने इनिशिएट लिया। तो मैंने कहा कि मुझे तो नमाज़ पढ़ना है। रमज़ान की जुमा दूसरे जुमा की नमाज़ है, क्योंकि पहले जुमा में मैं दिल्ली में थी। तो दूसरे जुमा में मैं बंगाल में थी। मैंने कहा कि मुझे तो नमाज़ पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन महिलाओं के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो मैंने उनको जजमेंट दिखाया शाह इमाम साहब को कि भाई यहाँ पर तो अब पुलिस तो मतलब ऐसे थी, जैसे लग रहा है कि लॉरेन बिश्नोई आया है। ऐसा ऐसे पुलिस थी। लग ही नहीं रहा था कि नाज़िया इलाही खान आएँगे, लग रहा लॉरेन बिश्नोई आ चुका है यहाँ पर और धर दबोचेगा उसको। तो मैं तो मतलब एकदम अबाक हो गई कि भाई इतनी पुलिस आई क्यों है, और मैं अकेले मेरे ड्राइवर के साथ। बिल्कुल अकेले मैं अपने ड्राइवर के साथ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पर तो प्रदर्शन करने नहीं गई थी, मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए गई थी। मेरे हाथ में मेरा जानमाज़ था, मेरे हाथ में मेरी तस्बीह-दाना थी। और मैं पूरे सूम सलावात के साथ गई थी, नमाज़ का जो दुपट्टा बाँधा जाता है, और शाह इमाम साहब ने मतलब इतने गुस्से में कहा, "यहाँ पढ़ लीजिए रोड पर।" ट्राम लाइन सामने में चांदनी का आता है, मैंने कहा, "मैं रोड पर नमाज़ पढ़ूँ? ये नापाक गलीज़ नो रोड पर, जिस पर लोग चप्पल-जूता पहन कर के जा रहे हैं, उस पर आप लोग पढ़ो, दूसरों को परेशान करने के लिए।" फिर उन्होंने मुझे, मैं आपको उसकी कुछ तस्वीरें भी दूँगी ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि मैं सच बोल रही हूँ। फिर नहीं, उन्होंने वो मुझे मैंने देखा था आपका वीडियो। जी। हाँ, तो जब जब उन्होंने मुझे जो जो कमरा दिया, वो कमरे से पेशाब की बदबू आ रही थी। मस्जिद के अंदर! पेशाब की बदबू आ रही थी, मतलब मस्जिद के अंदर उस रूम में लोग रात में सोते हैं, तो बाहर निकल कर के पेशाब नहीं करते हैं या दूर जा कर के पेशाब नहीं करते, उस रूम में कर देते हैं। और पेशाब की जो कड़क बदबू आ रही थी, और उसके बाद फिर पीछे में अंडरवियर सूख रहा था, पीछे में गमछा सूख रहा था, पीछे में कच्छा सूख रहा था। वो तस्वीरें भी मेरे पास हैं। मैंने मैंने इंटेंशनली वो तस्वीरें उतरवाई, निकलवाई हैं, जिस पे मुझे वो क्लिप कटवा ज़ुबैर जो है वो मुझे ट्रोल भी किया कि नमाज़ पढ़ने के लिए गई थी या फ़ोटो खिंचाने के लिए गई थी। लेकिन मैं तो मस्जिद के अंदर की जो खुफिया राज़ है वो तो मुझे चाहिए ही था। हर हाल में चाहिए था कि मुझे कौन-सी जगह दी जा रही है। तो मुझे कच्छे और अंडरवियर की जगह दी गई, जहाँ पर मूत्रालय भी बना हुआ था आधा, मस्जिद के अंदर। तो अब आप सोचो कि ये लोग जिन चीज़ों को साबित नहीं कर पाते हैं, फिर ये आते हैं अग्रेसिव नेचर में, और लोगों पर डिक्टेटरशिप चलाते हैं कि भाई तुमको मानना पड़ेगा, चाहे ये है, चाहे ये नहीं है इस्लाम का पार्ट। फ्रांस में इन्होंने मुँह की खाई, फ्रांस में तो पेनल्टी लग गई वकील के ऊपर। उसके बाद फिर हमारे न्यायपालिका में इन्होंने मुक्की खाई, फिर सर्वोच्च न्यायपालिका में अभी तक झूल रहा है केस। पास ओवर, लॉन्ग डेट, पास ओवर, लॉन्ग डेट, एक पिटीशन पास ओवर, लॉन्ग डेट। बिकॉज़ इनके पास जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं। आप इनसे सिर्फ़ एक बात पूछो, जो भी हिजाब की हिमायत करे, आप उनसे सिर्फ़ एक सवाल पूछो, ये अल कुरान की आयत और सूरा नंबर बता दो, जहाँ पर हिजाब, नकाब, अबाया, बुर्का, स्कार्फ का ज़िक्र है। अब ये क्या है कि आपको ये बात कहेंगे, पर्दा बहुत ज़रूरी है। लोगों का दिमाग बहकता है, हमारे ग्रूव्स और हमारे स्ट्रक्चर को देख कर के, हमारे मूव्स को देख कर के। 3 साल की बच्ची जो स्कार्फ लगा कर के घूमती है, ये क्या उसका मैटर ऑफ चॉइस होता है? मैंने 2.5 साल की बच्ची को देखा है पश्चिम बंगाल में, पार्क सर्कस में और तोपसिया में और मटिया बुरुज पोर्ट एरिया। 2.5 साल की बच्ची जो है, वो स्कार्फ लगा कर के घूम रही है। अब वो मैटर ऑफ चॉइस है, वो बच्ची ने कहा 2.5 साल की उम्र में कि मुझे स्कार्फ पहनाओ मम्मा। 5-5, 6-6 महीने की बच्चियाँ जो गोद में दिल्ली में आप निकल जाइए, मेट्रो चले जाइए, रोड पे चले जाइए, बाइक पे जो एक फैमिली जा रही होती है, उसमें छोटी बच्ची होती है, बिल्कुल इतनी सी जो 4-6 महीने की होती है, उसको भी हिजाब बुर्का पहनाया हुआ होता है। वो मैटर ऑफ चॉइस है, अभी वो ये मैटर कोई ऑफ मुझे चॉइस समझ तो में नहीं नहीं। है। तो ये जो एक तावीज़ बाँटी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये तावीज़ बाँटी जाती है, दिस इज़ मैटर ऑफ चॉइस। किसी को मन करता है पहने, किसी का मन करता है नहीं पहने। अरे भैया, तुम तो 6 महीने की उम्र से तुम उसके दिमाग में थोप रहे हो कि ये तुमको पहनना है, ये तुमको पहनना है, इसी से तुम सुरक्षित हो। तो अगर वाक़ई में उस स्कार्फ से और हिजाब से अगर लड़कियाँ सुरक्षित हैं, तो इमाम रिज़वान ने 10 साल की बच्ची का मस्जिद के अंदर अल कुरान पढ़ाते वक़्त कैसे रेप किया? कैसे रेप कर दिया? मुझे तो ये जानना है, कैसे कर सकता है? तो देखिए, ये एक फेक एंड फैब्रिकेटेड इन लोगों का स्प्रेड किया हुआ है, क्योंकि मुस्लिम पुरुषों को औरत के ऊपर डिक्टेटरशिप करने की आदत है, और वो कभी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान लड़कियाँ पढ़ें, बढ़ें और कुछ करें। वो कभी नहीं चाहते हैं। और हिजाब में क्या होता है कि हिजाब पहनाने के बाद बचपन से लड़कियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी आ ही जाती है, आनी ही आनी है।
वो वोकल हो ही नहीं सकती है, वो बोल्ड हो ही नहीं सकती है, वो अपफ्रंट हो ही नहीं सकती है। उसके अंदर एक अपने आप को छुपा करके रखने की एक जो कंज़र्वेटिव जो थॉट है वो आ ही जाता है। अब इसके साथ एक और चीज़ है कि हिजाब में बहुत सारे जो करियर है, वो आप नहीं कर सकते। आप स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते, आप स्विमर नहीं बन सकते, आप मॉडल नहीं बन सकते, आप किसी कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते, आप फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करियर को भी डेवास्टेट और रुइन करता है ये हिजाब। तो हिजाब सिर्फ इनका फ़ोकस नहीं है, हिजाब के द्वारा ये मुसलमान बेटियों को जो अपनी मुट्ठी में रखने का जो इनका स्ट्रैटेजी है, वो हिजाब की वजह से इनका पूरा होता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसलिए ये इनकी मजबूरी है ये स्ट्रैटेजी खेलने की, इनको भी पता है। भैया ये इस्लाम का कोई पार्ट है ही नहीं, ये भी जानते हैं और ये कहीं पर जीतते नहीं है। आपने करियर चॉइसेस की बात की नाज़िया, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, लगभग 1.5 या 2 साल पुराना ये वाक़या है। यूपी के मुज़फ्फरनगर में एक कॉलेज फेस्ट था, जहाँ पर एक लड़की हिजाब ने में क्या अपने चीज़ नहीं, उसने अपना बुर्का और हिजाब का ये पूरा कलेक्शन उसपे हुँ, शोकेस किया था एज़ फैशन डिज़ाइनर। तो हुँ, हुँ, उसके ऊपर भी फतवा आया था देवबंद से, और उसको बड़ी डाँट-फटकार मिली थी कि हमारा कल्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं कि आप बुर्का हिजाब पहनिए और आप प्रधानमंत्री भी बन जाइए और कोई भी चुन लीजिए, कोई भी करियर चॉइस आप कर सकते हैं, अनलेस यू फॉलो द पर्दा। उसके बाद फिर ये भी आता है, तो मतलब समझ में नहीं आता कि आखिर चाहते क्या हैं? पर्पस तो यही है ना कि आप महिलाओं को कैद करके रखना चाहते हैं, ताकि महिलाएँ अपने करियर में एस्टेब्लिश ना हो जाएँ, एक पहचान ना बना लें। तो ये जो बुर्के और पर्दे के नाम पर ये जो महिलाओं को कंट्रोल करने का सिलसिला है, ये महिलाएँ भी नहीं समझ पा रही हैं, और ये कब तक चलने वाला है सिलसिला? नहीं, बेटियाँ समझ रही हैं और मुज़फ्फरनगर का जो इंसिडेंट आपने बताया है, उसमें से एक लड़की से एक नहीं 2 लड़की से मेरी बात भी हुई थी, जो उसने मुझसे फ़ोन करके कहा था कि नाज़िया जी मतलब हम लोगों के ऊपर फ़तवा जो है वो इश्यू हो चुका है, तो हम लोग काउंटर कैसे करें? तो मैंने उनको सजेशन दिया था कि फ़तवा का काउंटर कुछ होता नहीं है और क्योंकि हमेशा फ़तवा माँगा जाता है, कभी फ़तवा ऐसे ही लात-धड़क इश्यू नहीं हो जाता है, इनके हदीस के हिसाब से। ओपिनियन ऑफ कोर्स। हाँ? इट्स जस्ट एन ओपिनियन, अगर कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये उसकी अपनी राय है, हाँ, हम पर्सनल उसको फर्क नहीं ओपिनियन पड़ता। फतवा माँगा जाता है, फतवा तो ऐसे इश्यू नहीं होता लेकिन इनके हदीस के हिसाब से तो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा न्यायपालिका चले जाओ। इसका जवाब आप न्यायपालिका से लो, माँगो उससे कि ये कोई इस्लामिक देश है क्या जो तुमने फतवा जारी कर दिया और मुझे मानना पड़ेगा? तो मैंने कहा ना अंबर आपको कि मतलब जो है वो हिजाब पहनाने का नहीं है, मतलब है हिजाब के द्वारा बेटियों के ऊपर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर स्ट्रैटेजी प्लान पूरा कंप्लीट करने का। अब आपने कहा कि आखिर महिलाएँ क्यों नहीं समझ रही हैं? अब मैं और आपका जितना बड़ा गुर्दा है, मैं और आप जितनी गालियाँ सुन लेते हैं, सारी लड़कियों में इतनी हिम्मत होती नहीं है। मैं और आप जितने रिबेलियस हैं, जितने रिफॉर्मेशन को हम लोग स्प्रेड करते हैं, बहुत सारी गालियाँ सुनने के बाद, बहुत सारे धमकियाँ सुनने के बाद, कभी मुझे धमकी मिलती है काटने की, कभी आपको बोटियाँ करने की धमकी मिलती है, कभी मुझे चरित्रहीन कहा जाता है, कभी आपको आवारा औरत कह दिया जाता है। तो हम लोगों के अंदर इतना बड़ा गुर्दा है कि हम ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी अपनी बातों पर और अपने मुद्दे पर बिल्कुल स्टैग्नेंट खड़े रहते हैं कि तुमको जितना बोलना है बोलो, लेकिन हम तो भाई अपनी बातों को रखेंगे जो फैक्ट है, जो बिल्कुल ट्रुथ है, जो अकॉर्डिंग टू अल कुरान है, हम तो उसको रखेंगे। लेकिन सबका गुर्दा इतना बड़ा नहीं होता है। अब उसमें पार्ट बी आता है। इन्हीं इन्हीं महिलाओं में फिर पार्ट बी आता है। पार्ट बी वो आता है जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ी रहती हैं, जो किसी ना किसी टेररिज़्म ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ी रहती हैं, जो किसी ना किसी एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ी रहती हैं, तो उनको पैसा आता है। तो उनको लगता है कि भई मैं हिजाब की तारीफ़ करूँगी, हिजाब पहन करके निकलूँगी, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? क्या ही प्रॉब्लम है? मेरे को पैसे तो आ रहे हैं कम से कम। अब देखो आप कि हमारे पश्चिम बंगाल में एक औरत रहती है केला बागान में, उस एरिया का नाम है केला बागान और एक औरत रहती है पार्क सर्कस में, एकदम क्वेस्ट मॉल के ठीक अपोज़िट फुट पर और एक औरत रहती है वटिया बरूज में, नादियाल में। इनका काम है अब जैसे मैं भाजपा करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी करती हूँ। मैंने उसको 1 लाख रुपए दिया तो मेरी मिचिल में वो 500 औरत लेकर आ जाएगी, बुर्के वाली।
अब एक र्यूमर उड़ गया भाजपा की मीटिंग में 500 बुर्के वाली महिलाएं। उसके बाद दूसरे दिन तृणमूल कांग्रेस की रैली होगी, तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता ने उसको 1 लाख रुपए दिया, 500 हिजाब वाली महिलाएं। अब लेफ्ट फ्रंट की रैली होगी, अब लेफ्ट फ्रंट वाले ने उसको 1 लाख रुपए दिया, 500 हिजाब वाली महिलाएं। तो ये तो कमाई का जरिया है। अच्छा धंधा है, अच्छा धंधा। ये तो बहुत मतलब हम लोग बेवकूफ हैं यार, हम बेवकूफ हैं। जो हम रोज खटते हैं, कमाते हैं, हम अपना पसीना बहाते हैं, बीमार रहते हैं तो हमने सिर्फ दिखाने के लिए कॉलेज में हिजाब बुर्का पहनकर कितने पैसे कमा लिए, कितनी वाहवाही कुछ मिली होती, अब तुम सोचो। कैसे नॉर्मल जिंदगी गुजारती थी, अच्छा एकदम वैसे। मुझे मैं तो पहले ग्राउंड पर रहती थी, लेकिन ग्राउंड पर भी क्या एज़ अ लीडर, एज़ अ स्पीकर मैं जाकर के अपने भाषण देती थी। मुझे कभी संगठन बनाने को नहीं दिया गया या मुझे मुसलमान लड़कियों को आप लेकर आओ, ये सब फंडा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भी नहीं है। जो आता है वो हमारा है, जो नहीं आता है हम उसको पैसे से खरीदना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मुझे एक व्यक्ति ने आकर के बोला कि दीदी आपको कभी भी बीजेपी में अगर 5,000 भी मुस्लिम हिजाब वाली महिलाओं की जरूरत पड़ेगी रैली में, तो आप हमको बोलिएगा, हम लेकर आएंगे। मैंने उस आदमी को बुलाया। अच्छा इनका ग्रुप का जो सरदार होता है ना, वो मेल होता है, मुसलमान मर्द होता है। मैंने उसको बुलाया, मेरे चैम्बर में बुलाया है मैंने। और जो अभी जो लड़कियां काम कर रही हैं, अगर उससे भी पूछा जाए तो वो हंसेंगी, पहले हंसेंगी। उसके बाद वो आदमी आया, तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रही हूँ जिसमें सारी मुसलमान बेटियां होनी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बोलने की है। तो उसने कहा ठीक है, कब कर रही है? मैंने कहा अभी 15 दिन है, आप जो मेन है उसको आप लेकर आओ। तो उन्होंने 4 महिलाएं जो मेन थी वो पूरे हिजाब में एकदम पूरी सर से पैर तक आई। और आने के बाद अब मैंने कहा ये तो खोलिए, ये तो मैं तो देखूं मैं किससे बात कर रही हूँ, मुझे तो समझ, और मैं तो औरत हूँ। तो वो जो मेन मर्द जिसके अंडर कंट्रोल में ये सारी महिलाएं काम करती हैं हिजाबन, उसके सामने उसने खोल दिया अपना नकाब चेहरे का। और उसके बाद उसने कहा 500 महिलाओं का, हिजाब वाली महिलाओं का 1 लाख रुपया और बिरयानी का डब्बा और पानी का बॉटल। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, तो आज कुछ एडवांस कर दीजिए। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, आप मुझे तो बोलना पड़ेगा ऊपर, तो मैं आपको बताती हूँ और आप लोग रेडी रहना। उसके बाद देन आई रियलाइज कि अच्छा ये तो इजी वे टू अर्न है, ये हिसाब तो बड़े मजे की चीज है। अच्छा दूसरी चीज और भी बड़े मजे की है। आप हिजाब पहन करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर घूमो, बगल से आपके अब्बा जान जा रहे हैं, पहचानेंगे भी नहीं। आप हिजाब पहन करके ओयो रूम चले जाओ, और उसके बाद फिर आपको आपको अगर कोई देख भी लिया है, आप सीसीटीवी में आ भी गए हो, तो आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब इन सब बेवकूफी वाली चीजों से बाहर निकल करके हमारी मुसलमान बेटियों को भी आवाज उठाने की जरूरत है। और ये हिजाब से अपने इस्लामिक होने का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। एक मुसलमान लड़की जो बहुत ही सूम सलावात वाली होती है, जो बहुत इस्लामिक होती है, जिसको इस्लाम की मालूमात होती है, उसके मुँह खुलने से ही पता चल जाता है कि इसको इस्लाम की मालूमात है। और उसके तौर तरीके से समझ में आ जाता है, उसकी शब्दावली से समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत घर की बेटी है। तो मुझे लगता है कि हिजाब किसी के बलात्कार को नहीं रोक सकता, हिजाब किसी बलात्कारी की मानसिकता को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बल्कि हिजाब मुसलमान बेटियों के करियर के लिए, उनके उनके आने वाले फ्यूचर के लिए एक रोड़ा है, एक बैरिकेड है, जिसको खत्म करने की हमारे केंद्र की सरकार को ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि जो भारतीय सभ्यता के साथ भी खिलवाड़ हुआ है, ये हिजाब, बुर्का और ये सारी चीज़ों को लेकर, साथ ही साथ महिलाओं के साथ के ऊपर जो पाबंदी लगाने का कार्य हुआ है, उससे महिलाएँ भी पीछे हुई हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं। तो इन सारी बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और किसी भी रूढ़िवादी सोच में फँसने से पहले आप सोचें कि खुद पढ़ने और समझने की कोशिश करें कि इस्लाम किसके लिए क्या और किस तरह की गाइडलाइंस देता है। और उससे पहले हम भारत में रहते हैं, ये सब हम सबको याद रखने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़िया हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो चर्चा हमारी है इसको सुनें और सही तरह से पॉज़िटिवली इसको समझने और परसीव करने की कोशिश करें। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ।